अजीत अजीत एक हिस्ट्री ब्लॉगर था। पुराने म्यूजियम्स पैलेस पर जा जाकर उनकी तस्वीरें लेना, वहाँ के लोगों से वहाँ की पुरानी कहानियाँ जानने का और फिर अपने ब्लॉग पर उन सबको एक कहानी की तरह पोस्ट करना उसका काम था। और उसी से उसकी रोजी रोटी भी बड़े आराम से चल रही थी। अजीत ने हाल फिलहाल ही एक महल के बारे में सुना था जिससे उसे देखने की उसकी चाहत बहुत तेज हो गई। नदी के किनारे एक काफी पुराना और थोड़ी खस्ता हालत में ये मुगल महल आज भी एक छोटे मोटे म्यूजियम की तरह चलाया जाता है। अजीत ने सारा जरूरी सामान बांधा और निकल पड़ा। स्टेशन के पास एक होटल में चेक इन किया और सामान रखकर निकल पड़ा। नदी के पास पहुंचकर उसने बोट ली और कुछ 15 मिनट में महल तक पहुंच गया। वहां अंदर जाकर जैसे अजीत की लॉटरी निकल आई हो। चारों ओर इतनी सारी चीजें थी, पुरानी पुरानी भाले, तलवारें, ढाल, एक दो बगियां भी थी, बड़े बड़े भारी कवच, सैनिकों की जंग में पहने जाने वाले हेलमेट और कई सारी पुरानी पेंटिंग्स। इन सब की तस्वीरें खींचकर अजीत खुशी से पागल हुआ जा रहा था, क्योंकि यहाँ के बारे में इंटरनेट पर जानकारी और मटेरियल बहुत ही कम था, सिवाय सरकारी साइट्स के और कहीं कुछ भी नहीं था। हथियारों के कमरे से आगे बढ़ा तो अजीत के सामने बेहद भारी शीशम की लकड़ी और लोहे से बना पलंग था, बैठकें थी और कुछ पीढ़े थे। अगला कमरा थोड़ा छोटा था, एक हवाम था उसमें। इन सबकी तस्वीरें लेकर खुशी खुशी अजीत वापस अपने होटल रूम में पहुंचा। फोटोज ट्रांसफ़र लगाकर नहाने गया। नहाकर लौटा तो फोटोज को एडिटिंग सॉफ्टवेयर पर डालकर फोटोज की एडिटिंग शुरू की। तो अजीत को शुरू में तो सोर्स में कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन जैसे ही उसने उस पलंग की तस्वीर को एडिट करने को खोला तो अजीत को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। ठीक पलंग के एक कोने में एक आदमी खड़ा था। देखकर तो कोई राजा महाराजा जैसा लग रहा था और बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा था। इस तस्वीर में कोई धोखा नहीं हो रहा था अजीत को। अगली तस्वीर में वो बैठक थी, पुराने सोफे से भरा हुआ। वहाँ भी एक औरत बिल्कुल सोफे पर बीचों बीच बैठी थी, पर इनमें से तो कोई भी वहाँ पर था ही नहीं। बस 2-3 गार्ड्स ही थे वहाँ। अजीत को इन सब चीज़ों को देखने के बाद वापस वहाँ जाना ही था, पता लगाने की आखिर माजरा क्या था, क्या कहानी है इन सब की। वो उस रात के अंधेरे में ही निकल पड़ा। बोट किराए पर लेने पहुँचा तो नाव वाले ने कहा, बाबूजी इतनी रात हो गई है, हम नहीं जाएंगे, बहुत खतरा है रात को। अजीत ने उसकी बात सुनकर कहा, सुनो, खतरा वतरा सब पैसा देकर ठीक हो जाएगा, 2000 रुपये दूंगा तुम्हें, चुपचाप चलना है तो चलो। इतने पैसे के बारे में सुना तो उसकी भी नीयत बिगड़ गई। वो जाने को मान गया और बस इतना ही कहा कि वो अजीत को छोड़कर आ जाएगा और जब अजीत का काम हो जाए तो फ़ोन करके उसको बुला ले। अजीत भी मान गया और बोट में बैठकर चल पड़े दोनों महल की ओर। अजीत ने बोट में बैठकर एक दो दूर से शॉट्स लिए महल के और पानी में चांद और महल की तस्वीर लेने को झुका तो पानी में उसे चेहरे की जगह एक वैसा ही सिपाही का हेलमेट पहना थोड़ा जख्मी सिपाही दिखाई दिया। अजीत का रगों में बहता खून बर्फ जैसा ठंडा पड़कर जमने सा लगा था। उसका हाथ तुरंत अपने सर पर गया देखने को कि कहीं उसके सर पर कुछ था या नहीं। उसने देखा कि यह उसका वहम था, क्योंकि उसके सर पर कुछ भी नहीं था। एक सुकून भरी सांस ली ही थी और चांद की दूधिया रोशनी में ध्यान से झांका पानी में कि अब देखेगा ये उसका चेहरा या किसी और का। कुछ देर झांकते झांकते उसे एहसास हुआ कि ये कम से कम वो तो नहीं था। पता नहीं कौन से जहन्नुम का ख्याल आया उसके जहन में, तो अजीत ने अपना हाथ पानी को छितराने के लिए पानी में डाला।
थोड़ा सा हाथ हिलाया और पानी से अपना हाथ निकालने ही वाला था अजीत, जब उसकी चीख निकल गई, क्योंकि उसके हाथ को पानी के अंदर किसी ने दांतों से काट लिया था। अपना हाथ निकालकर अजीत खिसिया रहा था जब नाव वाले ने कहा, "क्या हुआ बाबूजी? पानी में सिपाही का चेहरा दिखा क्या?" अजीत थोड़ा घबरा गया कि इसे कैसे पता चल गया। उसने पलट कर पूछा, "तुम्हें कैसे पता कि सिपाही का चेहरा दिखा या कुछ और?" नाव वाले ने कहा, "बाबूजी, इस महल का रिवाज है, जिसको सिपाही का चेहरा दिखता है उन सबकी मौत हुई है। आपका खून मांग रहा है महल। मत जाइए, हमारी बात मानिए।" इतना कहकर नाव वाले ने नाव घुमाई और उसके बाद किनारे पर बोट लगाई और अजीत को उतरने का इशारा किया। तो पहले तो अजीत ने जाने से मना कर दिया, लेकिन फिर नाव वाले ने एक बात कह दी कि वो चुपचाप उतर कर चला गया। उस नाव वाले ने कहा था, "बाबूजी, आप शहर के अच्छे घर के हैं, काहे फर्जी मरना चाहते हैं भाई? चले जाइए, अगर दोबारा लौट कर आए तो हम भी बचा नहीं पाएंगे आपको।" अजीत ने सोचा कि ये आदमी यहीं का रहने वाला है और जिस तरह से कह रहा है जरूर सही कह रहा होगा, तो रात को ना जाकर वापस दिन में जाएगा, जब वहाँ और भी लोग होंगे तो उस वक्त कोई खतरे वाली बात भी नहीं होगी। रात भर अजीत अपने होटल में लैपटॉप के सामने बैठा उन तस्वीरों को देखता रहा। हर तस्वीर में एक ना एक परछाई साफ दिखाई दे रही थी। लिहाजा जैसा सोचा था उसी हिसाब से अजीत सवेरे होते ही निकल पड़ा वापस उस महल के लिए। और नाव में जाते ही जाते बार बार अजीत नदी के पानी में अपने चेहरे को देखने की कोशिश करता रहा। चेहरा बिल्कुल ठीक था और आखिरकार उसे लगा कि अंधविश्वास में नाव वाले ने भी उसे डरा दिया। अंधेरे में उसी को खुद ही वहम हुआ होगा। अजीत उतरा और सीधा पहुंच गया उसी बैठक वाले कमरे में, जहां पलंग और बड़ी कुर्सी रखी थी। पलंग को देखते ही देखते जैसे पता नहीं कैसी एक बेहोशी सी छा गई। अजीत एक के बाद एक कदम बढ़ाता हुआ उस पलंग की ओर बढ़ा और उस पर बिल्कुल उसी जगह जाकर बैठा जहां उसने तस्वीर में एक साये को देखा था। और उस पर बैठते ही ऐसा लगा जैसे जिंदगी में कभी अजीत आज के बाद खुश नहीं होगा। आज तक जो छोटी से छोटी भी उसने खुशी देखी, सुनी या महसूस की, वो सब एक झूठ था। और हर उस खुशी के पल में भी एक न एक खुशी बिगाड़ देने वाली बात उसे याद आ गई। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे जीना बेकार है और अपनी जान वो खुद ही ले ले। वहाँ बैठकर लगा जैसे खुद मौत ने अपना बर्फीला ठंडा हाथ बढ़ाकर अजीत के माथे को छू लिया। उसके ठीक सामने अब वो बड़ी सी कुर्सी थी जिस पर उसने एक और साया देखा था तस्वीरों में। अजीत ने पता नहीं क्या सोचा और उस कुर्सी की ओर बढ़ चला। उसके पास जाकर पूरी कुर्सी पर हाथ फिराकर जैसे अजीत कुछ महसूस कर पा रहा था, जैसे किसी बेजान चीज को नहीं बल्कि किसी जिंदा इंसान को छू रहा था वो। अजीत ने उस कुर्सी को रुककर एक पल ध्यान से देखा और फिर जहां वो साया उस पर बैठा हुआ दिखाई दिया था वहीं वो भी बैठ गया और एक बार फिर मौत सी मंडराने लगी। अपने ऊपर की पीली रोशनी की परत चीर कर जैसे एक काला सूरज हर ओर चमकने लगा और अजीत उसी तरह एक निढाल सी बेहोशी में गिरने लगा। अजीत ने इस बार खुद को तुरंत ही संभाला और वहां से बाहर निकल आया और दरवाजे पर खड़ा खड़ा हाँफने लगा। आसपास से गुजरते टूरिस्ट उसे देखने लगे। अजीत ने बैग से पानी निकाल कर पिया और फिर एक अंधेरी सीढ़ियों की ओर चल पड़ा।
वहां से उसे बहुत धीमी धीमी किसी के कराहने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी, जिनका पीछा करते ही करते अजीत एक के बाद एक जैसे जैसे सीढ़ियां उतरता गया, वो आवाज़ें तेज होती गई और समझ आने लगा कि एक खाली पड़े बड़े से गलियारे के किसी कमरे से ये कराहने की आवाज़ें आ रही थी। अजीत धीमे धीमे उस आवाज़ को सुनता हुआ उसी के पीछे जाने लगा और आखिरकार एक कैद खाने के पास पहुंचा तो देखा एक सिपाही के कवच और कपड़ों में एक आदमी पड़ा कर रहा था। उसके सीने के आर पार एक भाला निकला हुआ था और मौत कुछ ही पलों में उसे आ जानी थी। अजीत उसे देखकर खुद बर्फ की सिल्ली बन गया। वो सिपाही जैसे अजीत की आहट को पहचानता हो, अजीत के कदम रखते ही उसकी ओर हाथ बढ़ाकर रेंगता हुआ खिसकते खिसकते आने लगा और कहने लगा, महाराज मुझे क्षमा करें महाराज, मुझ मूर्ख से भूल हो गई प्रभु, क्षमा करें प्रभु, मुझे क्षमा करें। इतना कहते कहते जाने कब आकर आदमी ने अजीत के पैर पकड़ लिए और रोना धोना शुरू कर दिया। इसका अजीत को पता ही नहीं चला और जैसे ही उसे होश आया, अजीत ने अपने पैर जोर से झटके और एक धक्का मारकर उसे हटाने के चक्कर में खुद भी पीछे गिरा और वो आदमी भी उछल के कुछ दूर जब गिरा तो वहीं जमीन से निकला हुआ एक नुकीला सा बेड़ियों को बांधने का खूंटा था। जब गिरते ही उस आदमी की छाती के आर पार हो गया और वो इंसान वहीं मर गया। अजीत तो जैसे पत्थर बनके वहीं का वहीं जम गया कि उसके हाथों कोई मारा गया। इधर उधर नज़र घुमाकर देखा तो कोई नहीं था, लेकिन कुछ कदमों की आवाज़ें करीब आ रही थी। वो तुरंत वहाँ से बाहर भागा और देखा तो दो टूरिस्ट घूमते हुए उसी तरफ आ रहे थे। अजीत ने उन्हें आवाज़ लगाई और बुलाया तो वो भागे भागे आए और उन्हें अजीत अंदर वो मरा हुआ सिपाही दिखाने ले गया। तो अजीत को एक झटका और लगा, क्योंकि वहाँ कोई नहीं था। एक खाली सी पुराने ज़माने की जेल की कोठरी थी। अजीत उन्हें बस अपना हाथ उस तरफ बढ़ाए हुए कुछ बताने की कोशिश ही कर पा रहा था, पर हलक से आवाज़ एक नहीं निकल रही थी। उसका हाल देख दोनों टूरिस्ट ने अजीत को संभाला और उससे कहा कि वो ज़रूर घबराया हुआ है, थकान है, इसलिए ऐसी जगह पर आकर ऐसी चीज़ें देख रहा है। और अजीत को किसी तरह संभाल के बाहर ले आए और हाथों से पकड़कर उसे आगे ले जाने लगे। अजीत खुश था। आज भी इंसानियत जिंदा है लोगों के दिलों में और इंसान आज भी किसी और के लिए कुछ सोच सकता है। यही सब सोचते सोचते अजीत को महसूस हुआ जैसे उसके पैर चल नहीं पा रहे हैं। बड़ी मुश्किल से शिद्दत की कोशिशों के बाद पैर हिल रहे थे। अजीत ने नीचे अपने पैर देखे तो देखता ही रह गया। उसके पैरों में भारी लोहे की बेड़ियां थी। नज़र हटी और हाथों पर आए तो हाथों में भी जंजीरें और पुराने ज़माने की हथकड़ियाँ थी। अजीत चाह के भी चीखना तो दूर, आवाज़ भी नहीं कर पा रहा था। नज़र बेड़ियों से हटी तो अब नज़र दोनों टूरिस्ट पर, जो टूरिस्ट नहीं सिपाही थे, उन पर गई। उनमें से एक ने कहा, सेनापति ने राज्य विजय कर लिया है, अब आपकी आवश्यकता नहीं है किसी को भी। इतना कह के एक कोठरी में अजीत को फेंक दिया उन लोगों ने। अजीत ना हिल पा रहा था
न इन सब चीज़ों पर विश्वास कर पा रहा था। अजीत जानता था कि चीखेगा नहीं तो कोई नहीं बचाने वाला वहाँ। उसने पूरी ताकत इकट्ठा की और पूरे फेफड़ों की जान लगाकर चीखा, बचाओ, कोई है, बचाओ। उस कोठरी का भारी पत्थर वाली छत का दरवाज़ा सरका और वही नाव वाला दिखाई दिया। पूरी ताकत से किसी तरह उसने पत्थर सरकाया और कहा, अरे साहेब, कहे था ना आपसे, बचना मुश्किल हो जाएगा। खैर, अब घबराने की बात नहीं है, हम आ गए हैं ना, निकाल लेंगे आपको, परेशान ना होइए आप। इतना कह के उसने दनादन सारी बेड़ियां खोली और अजीत को लेकर वहां से निकल गया और सीधा अपनी नाव में लाकर बिठा के चप्पू चलाने लगा। अजीत बार बार मुड़ मुड़ के महल की ओर देख रहा था। जब उस नाव वाले ने बताया कि ज़मानों पहले सेनापति ने वहां गद्दारी करके दूसरे राज्य के साथ मिलकर राजा बनने के लिए हमला बोल दिया था और नदी पार किए बिना तो महल तक जाया नहीं जा सकता था, तो कुछ लोगों को एक नाव वाले के पास छुपाया था। डरा घबराया तो उसे उसकी और उसके परिवार की जान का डर दिखा के चुप करवा दिया। राजा ने विद्रोह कुचल डाला और नाव वाले को गद्दारी और राष्ट्रद्रोह के इल्ज़ाम में मौत की सज़ा दी। तो उसने मरते मरते एक ही बात कही, हे निशंस राजा, मुझ पर मिथ्या आरोप लगाकर मुझे मृत्यु दंड दिया जा रहा है। मैंने कोई विद्रोह नहीं किया। आप ही बताइए राजन, मेरे स्थान पे आप होते तो क्या परिवार के लिए इतना भी नहीं करते आप? लेकिन जब उसकी एक ना सुनी तो उसे मरते हुए श्राप दिया। हे राजन, इस जन्म और तेरे अगले 7 जन्म में मैं तेरा काल बनूंगा। जब तक तुझे सात बार देता मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। अगले 1 हफ्ते में पूरा राज्य पड़ोसियों ने साफ कर दिया और बचा तो सिर्फ ये महल। आगे नाव वाले ने कहा, लोग कहते हैं कि राजा के अब 3 जन्म बचे हैं उस नाव वाले के हाथों मरने के, पर नहीं जानते कि तुम अभी जिंदा हो। तुम्हें मैं अभी मार दूंगा, उसके बाद 3 जन्म और बचेंगे। अजीत के सामने मुस्कुराता हुआ वो नाव वाला वही नाव वाला था और अजीत कौन था ये वो समझ चुका था।